नाज़रीन, ऑपोजिशन के इस्तीफे आए हैं, ना लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान किया गया है, लेकिन दोनों जानिब से बयानिए और बयानात की जंग में शिद्दत आ गई है। एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात की गर्द उड़ाई जा रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे की साख पर सवालात उठाए जा रहे हैं, मुखालिफाना बयानात में जिद्दत लाई जा रही है, एक दूसरे के लिए नए नए खिताबात तराशे जा रहे हैं। ऑपोजिशन वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड तो कहती ही थी, अब ताबेदार भी कहने लगी है। हुकूमत ऑपोजिशन के मरकजी रहनुमाओं बिलावल और मरियम को ना तजुर्बाकार कहती है, ऑपोजिशन लीडरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है। ऑपोजिशन कहती है इसका झगड़ा इमरान खान को लाने वालों से है। हुकूमत कहती है ऑपोजिशन की लड़ाई तो नैब से है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके खिलाफ केसेस खत्म कर दिए जाएं, जबकि ऑपोजिशन कहती है NRO तो हुकूमत मांग रही है जो इसे नहीं दिया जा रहा। पहले कहता था NRO नहीं दूंगा, और अब कहता है कि अगर किसी ने NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। कहता वो आवाम को है, सुनाता किसी और को है, जानते हो ना। इन सब लोगों की लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब के साथ है। इनकी लड़ाई ये है केस खत्म कर दें। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा, इसीलिए वो इस्तीफ़ा दे दें। गुज़िश्ता रोज़ बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से खिताब में साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा इमरान खान को निकालने के लिए ऑपोजिशन जमातों को तरीक़ाकार बदल। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज़ है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं। ऑपोजिशन कहती है इसका बयानिया यह है कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मदाखलत ना करे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन चाहती है फौज उनका तख्ता उलट दे। फौज को कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड हुकूमत को नहीं गिराता तो फौज उसको हटा दे। यानी मुल्क में फौज को कह रहे हैं कि मिलिट्री कू करो और कहते हैं डेमोक्रेटिक। नहीं, हम फौज को नहीं कहते कि इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टो। हम सिर्फ सिलेक्टर्स को कहते हैं कि इससे पीछे हट जाओ। ऑपोजिशन की जानिब से इल्जाम लगाया जाता है कि तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया। हुकूमत जवाब में कहती है नवाज शरीफ भी तो एस्टैब्लिशमेंट की पैदा। हमने देखा कि सियासी कूड़ा इकट्ठा करके जनरल पाशा ने एक जमात बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गंदी नाली की गलाजत जनरल जिलानी और ज़ियाउल हक ने पसंद की नवाज शरीफ के रूप में, और बेशर्मी और बेहयाई ये थी कि गंदी नाली से तो उठाया, लेकिन 25 लाख रुपए की रकम भी ले आई जाए बनाने के लिए। ऑपोजिशन रहनुमा वज़ीर आज़म इमरान खान को ना तजुर्बाकार कहते हैं। जवाब में हुकूमत ऑपोजिशन रहनुमाओं मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो की अहलियत पर सवाल उठाती। इमरान खान आज खुद चीख कर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूँ और नालायक भी हूँ। ये जो दो पॉलिटिकल इंटर्न हैं जो ज़ेरे तरबियत मरियम नवाज और बिलावल साहब, जो पहली नौकरी जिंदगी की करना चाहते हैं बतौर वज़ीर आज़म, ऑपोजिशन के रहनुमा हुकूमत की सलाहियत पर सवाल उठाते हैं, तो जवाब में हुकूमत मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के सियासी तजुर्बे पर चोट करती है। कहती है कि इन्हें पार्टी की रहनुमाई विरासत में। ये बेचारे तो पानी नहीं पी सकते अपनी मर्जी से। मरियम हो गई, बिलावल हो गई, ये तो शो पीस है ना। वज़ीर आज़म को लाने वाले तो लेकर आए हैं, मगर इसको अक्ल कैसे देते? बहादुरी और दानिशमंदी अगर बाजार में मिलती तो इमरान का किसी ATM इसको खरीद देता। हुकूमत मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की उम्र का तमस्खुर उड़ाते हुए इन्हें बच्चा करार दे रही है। जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि यही बच्चे हुकूमत के लिए परेशानी बन चुके। जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। फिर कहता है कि इन बच्चों की अहलियत क्या है। मैं बताऊं इन बच्चों की अहलियत, तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, बच्चे तो नहीं है, लेकिन इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। हुकूमत ऑपोजिशन रहनुमा मरियम नवाज को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये भी कह रही है कि उनकी कोई सियासी जद्दोजहद नहीं है।
मरियम से पूछा गया कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, किसके तहत तुम्हें लीडर मान लें, तुमने क्या जद्दोजहद की है, क्या तुमने कभी टोस्ट के ऊपर मक्खन लगाया, क्या तुमने कोई जद्दोजहद की, कोई जमहूरियत के लिए काम किया, ये कौन सी मेरिट है जिसके अंदर 70 साल के लोग, 65 साल की उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे गुलामों की तरह खड़े हुए हैं। इल्जामात और बयानात की सियासत का ये नया रंग क्या रुख इख्तियार करेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान को क्यों लगता है कि अपोजिशन फौज के जरिए उनका उलटवाना चाहती है? पूछेंगे वफाकी वजीर जनाब शफकत महमूद साहब से। शफकत साहब, क्यों ऐसा हुकूमत को या इमरान खान साहब को लगता है कि अपोजिशन फौज से मदद मांग रही है? क्योंकि किसी मौका पर बराह रास्त ना नाम लिया गया फौज का, ना ये जुमला मिलता है कहीं अपोजिशन की तकारीर में जिसमें फौज से कहा गया हो कि वो आपकी हुकूमत का तख्ता उल्टे। दो तीन चीजें हैं। एक तो जिस तरीके से वो धमकियां दे रहे हैं कि हम GHQ के सामने धरना देंगे, अगर इस किस्म की बातें हो रही हैं, फिर आप जरा मंतक देखें कि मंतक ये है कि जी हम आएंगे तो हम डर के इमरान खान साहब इस्तीफा दे देंगे। ये क्या मंतक है? ये कोई इलॉजिकल बात है। सो उसमें लॉजिक सिर्फ यही है कि एक तरफ के जी GHQ के सामने धरना देंगे, दूसरा ये कि एक दो लोगों को अटैक किया जा रहा है और उसमें ऐसी बातें की जा रही हैं जो कि पाकिस्तान के लीडर को नहीं करनी चाहिए। जो फौज इस वक्त हमारे दुश्मनों का निशाना है और जो आपकी सलामती की जामिन है, उसको आप अटैक कर रहे हैं, तो आपको कुछ थोड़ा ख्याल आना चाहिए। कल ही हमारे 7 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और ये सारा वक्त ये लगे रहते हैं अपनी फौज को बुरा भला कहने में। और मुझे आप ये बताएं कि फौज पे अटैक किस किस्म का है? अगर सियासी इख्तिलाफ तो हमारे साथ है ना, सियासी इख्तिलाफ तो इमरान खान के साथ है या PTI के साथ है, तो ये उससे साफ जाहिर होता है कि इनके सारा हदफ जो है वो यही है कि किसी तरीके से प्रेशर डाला जाए, और अगर ज़बानी कलामी पर प्रेशर डाला जाए और फिर यहाँ आके प्रेशर डाला जाए और उसके बाद ये तवक्को की जाए कि कोई आके तो वज़ीर आज़म को हटा देगा, तो ये स्टूपिड सी बातें हैं। इस पे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा सर, माजी में फौज का किरदार रहा तो है सियासत में। आप वो वहीद काकड़ साहब का दौर देख लीजिए, जब नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा था, सदर को भी। तो ऐसा अपोजिशन को क्यों लगता है कि सर अगर वो GHQ पे प्रेशर डालेंगे तो उसके बदले में हुकूमत घर चली जाएगी? मतलब ऐसा तासुर उनको मिल क्यों रहा है, ऐसा लग क्यों रहा है अपोजिशन को? देखें, बात यह है कि जहां तक आपने वहीद काकड़ की मिसाल दी, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि वो लड़ाई जो थी वो नवाज शरीफ की कोई वहीद काकड़ से लड़ाई नहीं थी। वो आपस में सदर और वजीर आजम जो है वो आपस में दस्तो गिरेबां थे और उस पे नवाज शरीफ ने कहा गुलाम इसाक को कि आप इस्तीफा दें, तो गुलाम इसाक ने कहा अगर आप देते हैं तो फिर मैं भी देता हूं। तो फिर दोनों ने इस्तीफा दिया और उसको फैसिलिटेट किया, या एक लिहाज से वहां मौजूद थे दुबई का। सो मकसद ये है कि वो एक आपने जो मिसाल दी है उसका ताल्लुक वो बिल्कुल ही एक लिहाज से वो मिसाल दुरुस्त नहीं है। और मिसालें जरूर हैं, इसमें मैं कोई शक वाली बात नहीं है, और मिसालें मौजूद हैं जिसमें फौज की इंटरवेंशन हुई, मार्शल लॉ लगे। लेकिन अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो सारी तहरीक और धरना GHQ के सामने और कुछ जनरल्स का नाम लेके उनको बतून करना, और एक इंतहाई बेशरम आदमी है कोई JUI का कफायतुल्ला, जिस तरह उसने एक बिल्कुल ही बेहुदा बातें की हैं पाकिस्तान के जनरल्स के बारे में, उसको शर्म आनी चाहिए। और ये कोई तरीका है गुफ्तगू का, जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने शायद सुननी होगी वो उसकी। तो ये लोग तो ये लोग तो इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि ये तो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि किसी तरीके से, और मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि NRO नहीं मिल रहा, क्योंकि उनकी जान जो है वो करप्शन जो है वो एक्सपोज हो गई है अवाम के सामने और उसमें माफी नहीं मिल रही। पुराने जमाने में इनका ख्याल था कि करप्शन करो माफी मिल जाती थी, माफी मिल नहीं रही। मुशर्रफ ने NRO दिया, इमरान खान कहता है मैं NRO नहीं दूंगा, तो इसलिए उसमें हर चीज को लपेटा लगाने के लिए तैयार हैं। और ये जो बच्चे इन्होंने तैयार किए हुए हैं, ये जो भयानक लोग जो पीछे है ना, तो इन्होंने सोचा है कि चलो नए चेहरे आगे कर देते हैं। असल में वो नए चेहरे जो हैं वो किस चीज में पले हुए हैं या किस चीज में पल रहे हैं,
उसी कमाई पे पल रहे हैं जो कि लूट मार करके, चोरी करके उनके जो खानदान के लोगों ने और उनके वालिदैन ने की थी। तो ये एक बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आता है कि क्या सूरत है। फिर आप देखें, अच्छा शफकत महमूद साहब, ये अभी आपने भी जुमला ये इस्तेमाल किया, मतलब बच्चा कहा आपने मरियम साहबा या बिलावल साहब को। ये बात शिबली फराज ने भी पहले कही थी कि हम मौलाना से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम मरियम नवाज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सर, हुकूमत के लिए ये फिलहाल अगर यूं कह लें कि आप उनको बच्चा समझते हैं, आप इनको यूं समझ लें कि सियासी नाबालिग समझते हैं, तो सर आप अगर मुज़ाकरात की नौबत आई, टेबल पे बैठने की नौबत आई, तो किससे करेंगे? मियां नवाज शरीफ से करेंगे, शहबाज शरीफ से करेंगे? देखिए, हम तो मसलन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, उन पे हम PMLN और पीपल्स पार्टी से करेंगे। ये उन पार्टीज का जवाब है, वो किसको उनका कि वो किसको भेजते हैं, ये हमारे पे नहीं है, ये उन पे है। तो इसी तरह से अगर और किसी देखिए, 3 चीजों में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक, वजीर आजम का इस्तीफा रिडिकुलस बात है, उस पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अर्ली इलेक्शन बिल्कुल लग बात है, उस पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और तीसरा, NRO बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाकी जमातों से हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर, जमातों में कोई फिगर हेड होता है ना सर, वो फिगर हेड इस वक्त मतलब नून लीग का फिगर हेड जो है वो या नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है। तो अब बाकियों को तो अगर आपने कह दिया कि वो बच्चे हैं, अब शहबाज शरीफ साहब वो भी अंदर है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब वो बल्कि एब्सकॉन्डर है, बाहर है, तो आपको अगर मुज़ाकरात करने पड़े तो किससे करेंगे फिर? देखिए मेरे भाई, 3 चीजों के अलावा जो मैंने कहा है, ये मेरा वो डिस्क्रिप्शन नहीं है कि मैं ये कहूं कि ऑपोजिशन फलां शख्स को भेजे मुज़ाकरात करने के लिए। हम इन जमातों से मुज़ाकरात इन चीजों पे करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हम पूछेंगे PDM के रहनुमाओं से कि किस तरह से उनका अपना बयानिया उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्यों PDM का अपना इत्तेहाद हमें टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्फे के बाद नाज़रीन, ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद ऑपोजिशन जमातें बन चुकी हैं। तजादात सामने आ रहे हैं, इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं, इस्तीफे देने हैं, इस्तीफे नहीं देने हैं। ऑपोजिशन जमातें एक वाज़े, ठोस और मुत्तफ़िका मौक़िफ़ से अमली तौर पर महरूम नजर आती है। इसीलिए PDM की सफ़ों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर होने वाले जलसे में PDM की कई अहम फॉल्ट लाइन्स सामने आई। मरियम नवाज और बिलावल की तकरीरों में मुख्तलिफ बयानिए पोशीदा थे। मरियम नवाज इस्तीफे देने की सदा लगा रही थी, हामी थी, लेकिन बिलावल भुट्टो की तकरीर से इस्तीफों का जिक्र ही गायब था। यही नहीं बल्कि जलसे के स्टेज पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अदम मौजूदगी भी कई सवालात उठा रही थी। इसी बुनियाद पर सियासी मंजरनामे पर सरगोशियां हो रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। हुकूमत को बयानबाजी और अपोजिशन की चुटकियां लेने का मौका मिल रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज एक बार फिर दावा किया कि अपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी बल्कि सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। मुझे पूरी उम्मीद है और अच्छी बात है कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस्तीफों पे एक दफा दोबारा गौर करेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये इस्तीफे भी नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज जलसे में बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ रिवायती जोश के साथ तकरीर की, हुकूमत गिराने की बातें की, वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा भी किया, लेकिन अपनी पार्टी के इस्तीफों और सिंध हुकूमत की कुर्बानी की बात गोल करते हुए उन्होंने 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे, दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर। एक जानिब बिलावल भुट्टो इस्तीफों के मामले से हाथ खींचते दिखाई देते हैं, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून में भी सब कुछ एक पेज पर नहीं नजर आ रहा। पार्टी MNAs क़यादत के फैसलों पर मुतज़ब्ज़ब दिखाई देते हैं। चंद रोज पहले खबर सामने आई थी कि स्पीकर कौमी असम्बली के पास मुस्लिम लीग नवाज के 2 MNAs के इस्तीफे पहुंचाए गए हैं, जिस पर कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने इन्हें तस्दीक के लिए तलब किया था।
खबर मंजर पर आने के बाद मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से वजाहत जारी की गई कि ये इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर को भेज दिए। मुर्तजा अब्बासी और सज्जाद आवान ने इस्तीफे अमीर मकाम के पास जमा कराए थे। इन इस्तीफों के हवाले से 2 रोज पहले सक्खर में वर्कर्स कन्वेंशन से तकरीर करते हुए मरियम नवाज ने कहा था कि हमारे 2 अरकान असम्बली के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास भेज दिए, लेकिन साथ ही उन्होंने दावा किया था कि अगर स्पीकर इनसे पूछेंगे तो वो खुद कहेंगे कि हाँ ये इस्तीफे हमने। 2 इस्तीफे और दोनों मुस्लिम लीग नून के शेर हैं। एक सज्जाद अवान साहब का इस्तीफा है और दूसरा मुर्तजा जावेद अब्बासी का। ये दोनों वफा के पहाड़ हैं, भले गलती से चले गए। अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। लेकिन जिन्हें मरियम नवाज ने अपना शेर कहा था, उनसे जब सवाल किया गया कि क्या वो वाकई स्पीकर के सामने अपने इस्तीफों की तस्दीक कर देंगे, क्या वो वाकई कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी हो जाएंगे, तो वो वाज़ेह जवाब देने की बजाय बात गोल कर गए। उनके इस्तीफों के हवाले से शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं और खास तौर पर PDM के सरबराह की कल के जलसे में अदम शिरकत भी कई सवालात को जन्म दे रही है, क्योंकि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बार बार दावत दी थी, जलसे में शिरकत के लिए राजी करने की 3 बार कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद मौलाना ने खुद आने के बजाय दूसरे पार्टी रहनुमाओं को भेज दिया। अपोजिशन कैंप से इख्तलाफात की खबरों की वजह हुकूमती सफ़ों में इत्मीनान पाया जाता और इस हवाले से खुद PDM को भी एहसास है। इस मौके पर ऐसी खबरें अपोजिशन में फूट की अफवाहों को हवा देती। जो ज़हनी हालत है इमरान खान की, इतना कमजोर है ये आदमी कि ये दूरबीन लगाकर PDM के जलसे देखता है, और अगर मर्दान के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, PDM में लड़ाई हो गई है। और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, PDM में लड़ाई हो गई है। मामला सिर्फ अपोजिशन जमातों के आपसी इत्तेहाद का ही नहीं है, बल्कि इस इत्तेहाद में शामिल जमातों के अंदर भी दरारें पड़ती जा रही हैं और मसाइल पर ज़बरदस्ती काबू पाने की कोशिश में नए तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। अपोजिशन जमातों की इकट्ठा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान को अपनी पार्टी के अंदर से भी चैलेंजेस का सामना है। चंद रोज़ कबल क़यादत पर इल्ज़ामात लगाने वाले 4 पार्टी रहनुमाओं को नादर शाही अहकामात पर बगैर नोटिस दिए पार्टी से बेदखल किया जा चुका है। इस इक़दाम पर हुकूमत की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद की जा रही है। गैर जमहूरी रवैये और आमराना तर्ज अमल के ताने दिए जा रहे हैं। उन्होंने अपने लीडर को राय रास्त पे आने का कहा है, तो बजाय एक जमहूरी सोच रखने के उन्होंने उनको पार्टी से ही निकाल दिया। तो ये इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि जो इलेक्शंस की बात कर रहा है, जो कि अपने आप को जमहूरी कहने की बात कर रहा है, उसका अपना रवैया कितना गैर जमहूरी और फाशिस्ट है। एक हफ्ता कबल JUIFA के 4 मरकजी रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाल मुल्क ने मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत पर सवालात उठाए थे और इनके किरदार को कड़ी तनकीद भी बनाया था। ये भी समझते हैं कि ये नेब और रेब और इस सारी चीजों की चक्कर के हवाले से ये सब लोग जमा है, असल में कौम के मसाइल के ऊपर जो है ये जमा नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अपोजिशन इत्तेहाद के आपसी इख्तलाफात की वजह से हुकूमत पर एतमाद नजर आती। अपोजिशन की इस्तीफों की धमकी से डरने की बजाय डटकर इस्तीफों का मुतालबा भी किया जा रहा है। हुकूमत को घर भेजने वाली PDM अंदरूनी बहरानों में इस वक्त घिरी दिखाई देती है या नहीं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा। अज़मा साहिबा, शब के वक्त का इस्तीफों को लेकर के हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है अज़मा साहिबा कि आप इस्तीफे नहीं देंगे। अच्छा, उसकी झलक हमने देख ली, अब वो आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी, मगर वो जो 2 आपके अरकान हैं जिनके इस्तीफे समझ ले गलती से ही चले गए, लेकिन वो अपनी बात पे डटे नहीं रहे। मतलब वो इस बात पे मुसर है कि इनकी इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन मरियम साहबा का जो दावा था कि ये जो हमारे शेर हैं इनसे पूछा जाएगा तो कहेंगे हाँ हमने इस्तीफा दिया। अगर अज़मा बुखारी इनकी जगह होती तो क्या करती? ऐसे ही आए बाएं शाएं करती है, कहती हाँ इस्तीफा मैंने दे दिया है, जो करना है कर लो। बहुत शुक्रिया अली, आपका एक लंबा चौड़ा इंट्रो था और वो मुझे काफी जो है वो हुकूमत के लिए एक टॉनिक टाइप की चीज लगा कि जिसमें हमारे अंदर दरारें भी पड़ गई हैं और हमारे बड़े मसाइल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक इस्तीफों की बात है
तो ये इमरान खान का किचन थोड़ी है कि जिसका फैसला कोई और करेगा कि हमें इस्तीफे कब देने हैं। हमें एक एक दो दो करके इस्तीफे नहीं देने हैं, हमें इस्तीफे इकट्ठे देने हैं और वो किस वक्त देने हैं इसका फैसला पीडीएम करेगी। और इनको एक दो इस्तीफे देकर इनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा नहीं कर सकते हम, ताकि ये वो कर सके कि हम एक दो इलेक्शन करा के और ये जो है वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और हमने इसका तयन वक्त का जो है वो पीडीएम पे छोड़ा है, यकीनन वो पीडीएम उसका फैसला करेगी। लेकिन एक बात बता दूं कि हमारे में से शाह उम्मीद कुरैशी और शीरी मजारी कोई नहीं होगा कि जो स्पीकर के दफ्तर के बाहर खड़ा रहेगा और तरले करेगा कि प्लीज हमारे इस्तीफे कबूल ना करें। जिस दिन हम इस्तीफे देंगे उस दिन खुद देने जाएंगे और स्पीकर के दफ्तर के बाहर से तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमारे इस्तीफे कबूल नहीं हो जाते। तो हमने तो ये करना है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, हमारे इस्तीफों की नौबत नहीं आएगी। अभी आप देख नहीं रहे कि हो क्या रहा है। एनआरओ नहीं दूंगा कहने वाला जो है उसकी जबान सूख नहीं रही थी, और आज जो है वो कभी पुरसरार किस्म के एलची जो है वो शहबाज शरीफ से जो है जेल में मिलने जाते हैं। आज वज़ीर कराम जो है वो नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हुकूमत की सफों में बड़ा चैन और अमन लिखा है। ऐसा नहीं है। अभी वो बाप पार्टी जो है नहीं, वो तो कहते हैं कि आप लाओ इस्तीफे, वो उनकी उस बॉडी लैंग्वेज से लगा अज़मा साहिबा, जहां उन्होंने कहा कि अच्छा दे दो इस्तीफे। मतलब ये जो आपको याद होगा, ये उनका बयान था, इमरान खान साहब का बयान था। वुज़रा कहते हैं अच्छा भी लाओ इस्तीफे, कल की बजाय आज लाओ। तो वहां से महसूस होता है शायद उनको प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, देखो, हुकूमत को जाली टार्जन ना बने तो क्या करे। हुकूमत के पल्ले तो है कुछ नहीं, ना उनकी कोई साख रह गई है, ना कोई उनकी परफॉर्मेंस है। इत्तेहादी उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो मैं कह रही हूँ, हमारे इस्तीफों की बजाय ये जो 4 वोटों पे खड़ी हुकूमत है, ये अपने इत्तेहादी संभाले। और अभी वो लोग जो हमसे राब्ता कर रहे हैं, जो हमसे अगले टिकट की गारंटी मांगते हैं, इनके एमएनएज एमपीएज, अभी तो वो सामने नहीं आए। अभी तो उनको सामने आना है। और ये चले थे हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने। इन्होंने तो ये भी कहा था इस्तीफे आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते। पता नहीं 30-35 लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना के हमारे साथ हैं। आज मुकम्मल पूरे हमारे पास मौजूद है। किसी ने एक जो है वो अच्छा चलिए, तो आ जाएंगे पीपल्स पार्टी के, आएंगे क्या? इसकी श्योरिटी है आपको कोई? लगता तो नहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के वो इस्तीफा देंगे आपके साथ। देखिए, ये मुझे नहीं मालूम, इसका जाहिर है तो वो पीपल्स पार्टी बता सकती है। लेकिन मुझे कतई तौर पर उनके ऊपर बदगुमानी रखने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने साइन किए हुए हैं और वो इसके ऊपर कमिटेड है। और कोई हमारे आपस की बात है इस्तीफे किस वक्त देने हैं, सेनेट इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना है, ज़िमनी इंतखाबात लड़ने हैं नहीं लड़ने हैं, इसके लिए 1 जनवरी को मीटिंग कॉल हो गई है। और उसके अंदर हम पूरी जो है वो आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और उसके बाद इस बात पे परेशानी नहीं हुई कि कल बिलावल साहब ने अपनी पूरी तकरीर में इस्तीफों का जिक्र नहीं किया, हालांकि मरियम साहिबा जिक्र कर रही थी, लेकिन बिलावल साहब ने नहीं किया? आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे ना। हमारे इस्तीफों पे आपका बड़ा फोकस है। मैं कह रही हूँ हुकूमत जो 4 वोटों पे खड़ी है वो हिल रही है। उनके इत्तेहादी इनकी जो है वो इनसे भाग रहे हैं। हमारी इस्तीफों की तो शायद नौबत ही ना आए। इनकी हुकूमत का खुद का ये हाल है। और जो हम कह रहे हैं कि हुकूमत को जो एनआरओ मिला है, बराए मेहरबानी वो एनआरओ वाले जो है वो पीछे हट जाएं। ये सियासी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हमें आपस में देखने दें। और मैं ये बात बता दूं, अगर इमरान खान के पीछे से गैबी मदद खत्म हो जाए, इमरान खान 24 घंटे की मार नहीं है। आप क्या बात करें? उस गैबी मदद ने आपके भी हाथ बांधे हुए हैं अज़मा साहिबा? उस गैबी मदद ने आपके हाथ बांधे हुए हैं कि आप इमरान खान की गवर्नमेंट को घर नहीं भेज सकते? क्या किया हुआ उस गैबी मदद ने? नहीं, उस गैबी मदद ने ये किया हुआ है कि वो गैबी मदद जो है, हम जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं तो हमारे मेंबर सामने 64 खड़े होते हैं। जब वो पर्दे के पीछे जाते हैं तो उनको, और हाफिज साहब मरहूम का ना एक आपके क्लिप मौजूद होगा जिसमें उन्होंने कुछ नाम भी लिए थे। और हमारे लोगों को जो जैसे ब्लैकमेल किया गया, हमारे लोग क्या नहीं हो रहा इस वक्त हमारे मेंबर्स के साथ। एंटी करप्शन, नैब, जो इदारा, FIA, FBR, आपके लोगों का उनके पास ऐसा क्या है जिससे वो ब्लैकमेल हो जाते हैं? ऐसा क्या कर दिया आपके लोगों ने जो वो मंजर आम पे नहीं लाना चाहते? कुछ कर दिया, हम कोई जहांगीर तरीन है, हम कुछ कर देंगे और हम जो है हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। हम खुसरू बख्तियार नहीं है ना, हमारे जाती कारोबार में कुछ भी नहीं होगा। अभी गफ्फार डोगर साहब मुल्तान से पकड़े गए थे ना, अगले दिन कोर्ट ने वो फाइल मुंह पे मारी इनके एंटी करप्शन वालों की कि ये क्या केस है जो आप बना के लाए, केस बनता नहीं है। हमारे लोगों के ऊपर जितना प्रेशराइज कर सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह PMLN इंटेक्ट है। अल्लाह के फजल से ना कोई जो है वो झुकने के लिए तैयार है, ना कोई पीछे हटने के लिए तैयार है। ये
अपनी सफों की तैयारी करें, ये अपनी फिक्र करें जहां इनकी इत्तेहादी इधर उधर भाग रहे हैं और हमारे लिए हमारे पीछे एनआरओ लेने के लिए भाग रहे हैं और हमें कह रहे हैं नेशनल डायलॉग कर लो। अब हम कहते हैं जाओ भागो, कोई नेशनल डायलॉग नहीं, हम तुम्हें कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा चलें, ये ठीक है, ये तो बहुत ही एक अहम चीज आपने बता दी। कोई तैयारी नहीं है, किसी किस्म की नेशनल डायलॉग नहीं होगा, ये आपकी तरफ से पक्का इनकार सामने आ गया। असमा बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ें, अपने बयानात और इकदामात की वजह से तनकीद का निशाना बनने वाले CCPO लाहौर उमर शेख एक बार फिर खबरों में आ गए। इस बार लाहौर हाई कोर्ट ने उन पर बरहमी का इजहार किया है और उनके तमाम इंटरव्यूज की तहकीकात का हुक्म दे दिया। उन पर शहरी को हरासा करने का इल्जाम है, जिसकी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने CCPO के इस बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार किया जो उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था। उमर शेख ने कहा था कि स्ट्रीट क्राइम्स का एक मुलजिम पकड़ा गया तो मालूम हुआ कि वो इससे पहले 19 दफा गिरफ्तार किया जा चुका है और हर बार अदालत से जमानत मिल जाती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने इस बयान को तौहीन अदालत करार दिया और एडवोकेट जनरल को हिदायत की कि CCPO के तमाम इंटरव्यूज का जायजा लिया जाए और जहां जहां तौहीन अदालत हुई है एडवोकेट दरख्वास्तें दायर करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस अफसर ख्वाह किसी बड़े की कठपुतली ही क्यों ना हो, वो अदालत के खिलाफ नहीं हो सकता। अदालतें कानून के मुताबिक जमानत लेती हैं, मुलजिम पुलिस की नालायकी की वजह से बरी होते हैं। अदालत ने समाअत के दौरान CCPO लाहौर के इस बयान का हवाला भी दिया जो उन्होंने अपनी तैनाती के बाद दिया था। उमर शेख ने दावा किया था कि वो सिर्फ 3 माह में पुलिस को ठीक कर देंगे। ताहम अदालत के रिमार्क्स उमर शेख के दावे की तरदीद कर रहे थे। अदालत ने कहा कुछ ठीक नहीं हुआ, डकैतियां और चोरियां बढ़ चुकी हैं। अहम बात यह है कि इंटरव्यू में उमर शेख कहते हैं उन्होंने 3 माह में लाहौर पुलिस का तासुर बदल कर रखा। उमर शेख फौज की तर्ज पर पुलिस के कोर्ट मार्शल के कायल हैं। उन्होंने पुलिस की पुलिसिंग का नजरिया दिया। वो नजरिया ये था कि अगर कोई पुलिस एहलकार फराइज में गफलत बरते तो इसे गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमात। CCPO लाहौर तैनात होने के बाद उमर शेख बहुत बार खबरों में आए, कभी अपने गैर मुहतात बयानात की वजह से और कभी अपने मातहत अमले से इख्तलाफात की वजह से। यहाँ तक कि उनकी तैनाती के मौका पर भी तनाज़े पैदा हुआ और IG पंजाब शोएब दस्तगीर को हटा दिया गया। उमर शेख की तैनाती को 4 माह होने वाले हैं। लाहौर पुलिस को बदलने के हवाले से इनके बयानात में कितनी सदाकत है? क्या लाहौर में जराइम की शरह कम हो चुकी है? पूछेंगे नुमाइंदा समा खान से। जहांगीर साहब, क्या वाकई ही जिस तरह दावा किया था CCPO लाहौर ने 3 माह दिए थे लाहौर को बदलने के लिए, लाहौर की पुलिसिंग के लिए, तो क्या वाकई ये तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं? हाली 3 माह से जायद का वक्त गुजर चुका है। उमर शेख को लाहौर पुलिस के चीफ की हैसियत से अपने ओहदे का चार्ज संभाले हुए और ये चार्ज संभालते ही उन्होंने दावा किया था कि वो सबसे पहले लाहौर के क्राइम को कम करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रीट क्राइम का उन्होंने खुद एतराफ़ किया था कि ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए वो इकदाम उठाएंगे और ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे बल्कि पुलिसिंग ऑफ पुलिस का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने कहा था कि हम मुतारिफ करवाएंगे और पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन 3 माह के दौरान अगर जराइम की सूरत हाल पर नजर डालें तो जराइम की 1000 के लगभग वारदातें जो हैं उमर शेख के चार्ज संभालने के बाद रिपोर्ट हुई हैं। डकैती मुज़ाहमत पर लोगों के कत्ल होने का सिलसिला भी जारी है। हाल ही में 2 अफराद को 2 मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल किया और उनसे नकदी और रकम और दीगर जितना सामान था वो भी छीन लिया गया। इसी तरह से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें भी रिपोर्ट होती रही, गाड़ियां चोरी की वारदातें रिपोर्ट होती रही, डकैती मुज़ाहमत पर शहरियों के जख्मी होने के वाक़यात जो हैं वो भी रिपोर्ट होते रहे और इनमें से अक्सर केसेस ऐसे हैं जिनमें मुलव्वस मुल्जिमान को ट्रेस नहीं किया जा सका। हालांकि CCPO लाहौर का ये दावा था कि वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब उनकी खास तवज्जो है, इन्वेस्टिगेशन पर वो ध्यान देंगे और केसेस को ट्रेस करने का और उनके चालान मुकम्मल करने का जो सिलसिला है उसमें तेज़ी लाई जाएगी। लेकिन सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है। जहाँ तक पुलिसिंग ऑफ पुलिस की बात है तो 13 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को हथकड़ियाँ लगाकर हवालातों में बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो है आज भी साइल जो है वो दरबदर है। कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन की बात की गई। लोग ये दावा किया गया कि आम शहरियों की ज़मीनों पर जिन लोगों के कब्जे हैं उनको छुड़वाया जाएगा, उनको कब्जे दिलवाए जाएंगे। लेकिन कोई बड़ा केस ऐसा अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सका कि किसी बड़े कब्जा माफिया पर हाथ डाला गया हो और लोगों की ज़मीनें जो है वो बागजार करवाई गई हों। मुतलका महकमे जो है LDA या दीगर जो महकमे हैं उनकी जानिब से ऑपरेशन की खबरें आती रहीं और पुलिस उसमें मुआवन
होती रही, मुआवनत करती रही, उस ऑपरेशन का हिस्सा बनती रही, लेकिन कोई ऐसी बड़ी खबर जो है वो अभी तक लाहौर पुलिस की जानिब से ये नहीं आई कि किसी बड़े कब्जा माफिया को या बड़े कब्जा ग्रुप को हाथ डाला गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको वजह बताएंगे कि पाकिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्दों ने जो सर उठाया है, अब की बार उनका निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और क्यों हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मुल्क के आमन के जामिन दुश्मनों की आंख में खटखटकने वाले पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार उनको निशाना बनाया जा रहा है और सरहद पार से होने वाली इस दहशतगर्दी का खास निशाना बलूचिस्तान है, जहां FC सिक्योरिटी इदारों के जवानों पर पै दर पै हमले जारी हैं। 26 दिसंबर की रात को भी बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में FC की चेक पोस्ट पर हमले में FC के 7 बहादुर एहलकार शहीद हो गए, जबकि 6 एहलकार जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले एहलकारों में नायब सूबेदार गुलजार, सिपाही फैसल, सिपाही अब्दुल वकील, सिपाही शेर जमा, जमाल अब्दुल रऊफ और फ़कीर मोहम्मद शामिल हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के हमले पर फौरी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक और 10 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हमले में 7 एहलकारों की शहादत पर दुख का इज़हार करते हुए कहा है कि हमारी कौम बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। हमारे बहादुर सिपाही दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं और दहशतगर्दों को भारतीय पुष्टपनाही हासिल है। और हकीकत भी यही है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े का खुरा भारत की तरफ ही जा मिलता है और भारत की इस दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए गुज़िश्ता माह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाक फौज के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की दहशतगर्दी के सबूत पेश किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन सबूतों पर मबनी एक डोजियर भी पेश किया गया। इस डोजियर में सबूतों के साथ बताया गया था कि भारत किस तरह दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म कर रहा है। इन दहशतगर्द तंजीमों की न सिर्फ माली मावनत की जाती है बल्कि इन्हें तरबियत भी दी जा रही है। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया तशद्दुद में इजाफा भारतीय कोशिशों का बराह रास्त नतीजा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती CPAC कमजोर करने के लिए ही है। यही नहीं नाज़रीन, बल्कि 2 माह कबल पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने भी इंकशाफ किया था कि भारत ने तालिबान को इकट्ठा करने के लिए लाखों डॉलर से हमले के अलावा भी दहशतगर्द बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाते रहे हैं। एक हफ्ता कबल बलूचिस्तान के जिला आवारान में एक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के लांस नायक शहीद हो गए थे, जबकि 2 माह पहले अक्टूबर में बलूचिस्तान कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दों से झड़प में 7 FC एहलकार और 7 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए थे। इसके अलावा रवां बरस मई में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले 2 हमलों में भी 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। इनमें से एक हमला बलूचिस्तान के इलाके मच में FC की गाड़ी पर किया गया, जबकि दूसरा हमला केच के इलाके में हुआ था, जिसमें पुलिस एहलकार मारा गया। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को भारतीय पुष्टपनाही हासिल है और इन सबूतों पर मबनी हम एक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में जमा भी करवा चुके हैं, लेकिन भारतीय दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। इसी हवाले से मजीद करना होगा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये सिलसिला रुक नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है। पाकिस्तान हर मौके पे हर फोरम को इस्तेमाल करते हुए भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी दे रहा है। इसके अलावा इनको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो इस फिनोमेना का समझिए कि बुनियादी तौर पे ये CPAC है, जिसका इशू है जहां तक भारत, अमेरिका और बाज़ खलीजी रियासतों का ताल्लुक है। CPAC की वजह से उन्होंने इसको खराब करने के लिए ये काम करना है। अब उसमें बाकी सहूलतकार कौन है, मौका कैसे बनता है, क्या चीजें, इसमें कुछ और अवामिल हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब हमने टेररिज्म के ऊपर भारत की इन्वॉल्वमेंट का एक डोजियर इशू किया था, तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि 66 कैंप्स हैं टेररिस्ट के और इनके TTP और ये जो BLA वगैरह के लोग हैं, बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट, इनके 66 कैंप्स अफगानिस्तान में हैं और NDS की मदद से रॉ वहां पे उनको मैनेज कर रही है, चला रही है। ये हमने खुल के सारी दुनिया के सामने रखा है। अब ये कोई कह सकता है कि अमेरिका को नहीं पता? अगर अमेरिका पाकिस्तान से अफगानिस्तान में अमन के लिए तावन मांगता है, तो क्या अमेरिका जो कुछ देखता है वहां पे उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसको बंद कराए? लेकिन वो इसलिए नहीं बंद कराता कि ये उसका भी मकसद है। लिहाजा ये चीज आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि अमेरिका और भारत इसमें एक ही सफे पे हैं और एक ही काम कर रहे हैं। खलीजी रियासतों के साथ जैसे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं,
उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि खलीजी रियासतें ये समझती हैं कि गवादर बन गया तो ये ना हो कि उनके रोजगार पे लात पड़े, ये ना हो कि ये शहर इतना अगले 10, 15, 20 साल में ऐसा बन जाए कि दुनिया का रुख उधर हो जाए। तो आप यहाँ पे एक फ्री पोर्ट बनाना चाहते हैं या फ्री सिटी बनाना चाहते हैं, टैक्स फ्री वगैरह, वो बहुत सारी चीजें उनके लिए भी खदशात हैं। तो यहाँ पे कुछ मकासद इन कुव्वतों के मिलते हैं, लेकिन हुआ ये है कि पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान को कन्फ्रंट नहीं किया। हमने ये डोजियर इशू किया लेकिन अफगानिस्तान को हमने कुछ नहीं कहा। अफगानिस्तान उल्टा हमारे माई बाप बन के सर पे नाच रहा है और वो आप उनकी हर बात सुनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमें तजारत के लिए और ओपनिंग्स दीजिए। आपने पहले 2 रिकॉग्नाइज रस्ते थे, 2-4 और खोल दिए। भाई आप फेंस लगा रहे हैं कि इस बात के लिए, उसको भी उठा दें। फिर वो जो आप रस्ते उनको देते जाते हैं उनसे आना जाना खुल जाता है। ये जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता उनको बताया जाए कि भाई टेररिज्म पहले खत्म होगा, फिर आपको रस्ते जितने जी चाहे आपने हम देंगे, लेकिन ये वक्त नहीं है कि आप हमें इस चीज पे मजबूर करें। वो तो मुखालफत करते रहे फेंसिंग और ऐसा भी नहीं जन साहब कि हमें कोई बहुत फायदा होता है अफगानिस्तान से ट्रेड में, हमारी इकॉनमी बर्बाद होती है क्योंकि वो तो स्मगलिंग करते हैं, वो तो सारा स्मगलिंग का कारोबार है, नार्कोटिक्स का। दूसरा फिर यहाँ पे जो मसला है लोकल जो एजेंट्स हैं उनके, उनमें ये बीएलए के ये जो उनका जो पॉलिटिकल फेस है वो ये है अख्तर मैंगल, फिर पीटीएम है, ये लोग हैं जो कि आपको मरवा रहे हैं। यहाँ पे ये सहूलतकार हैं उनके, ये लोकली कंडीशंस पैदा करते हैं, फौज में बददिली पैदा कर रहे हैं और अवाम में एक इंतशार पैदा कर रहे हैं उनके अफवाज के खिलाफ। सहूलतकार यहाँ बनेंगे, जमीन पे भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, आप समझते हैं अख्तर मैंगल भी उनके सहूलतकार हैं? ये अख्तर मैंगल का एक भाई जो है वो बीएलए का लीडर है, वहां पे कमांडर है। जावेद मैंगल जो है वो वहां पे बीएलए के साथ है। और वैसे भी इनकी हिस्ट्री है, आप इसके वालिद का देख लें। कभी इसके बारे में पाकिस्तान की खैर खाई की बात की है? कभी वो कहता है जी उर्दू हमारी जबान नहीं, हम क्यों बोल रहे हैं फलाना। कभी उस शख्स की आप ना तो उसने कभी इस मुल्क की शुक्रगुजारी की है। इस मुल्क में उन्होंने खाया है, पिया है, 6-6 बेंटले कारें रखी हुई हैं, एक भी अपने कबीले में कभी को भलाई का काम नहीं किया और गालियां पाकिस्तान को निकालते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि ब्लैकमेल करते हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। हुकूमतों ने अपनी मसलियतों के लिए इनको पाला, कभी इनको सही तरह डील नहीं किया कि जिसके ये हकदार थे। नतीजा ये कि आपको नचा रहे हैं ये। तो ये मसला आपके मुल्क में है जहां पे आपको करप्ट टोला नचा रहा है और हुकूमत की तवज्जो जो है वो कहीं और हो गई। आपने खुला मैदान छोड़ दिया, होगी दहशतगर्दी, क्यों ना हो भाई। अच्छा जन साहब, ये खुला मैदान हमने कैसे छोड़ा, ये तो समझ नहीं आ रही बात। हमने ऑपरेशंस किए, आखिरी ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन ज़र्ब अस्ब था, उसके बाद हमने क्लियर कर दी हर चीज़। सर हमें जानते हुए कि भारत एक थ्रेट है और वो हर तरह से थ्रेट पोज कर रहा है हमें, उसके बावजूद भी अगर खुला मैदान छोड़ा गया है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे बनती है? सिक्योरिटी फोर्सेस पर आएगी, मौजूदा हुकूमत पर आएगी? नहीं, देखिए मौजूदा हुकूमत पे तो बहुत आती है। आप देखिए पीटीएम का नैरेटिव जो है वो किसने चलने दिया? मौजूदा हुकूमत ने। केपीके में ये बैठे हैं, पख्तूनों के हुकूक की वो बात करते हैं, पख्तूनों के हुकूक ये दें ना, वहां पे बैठे हुए हैं जो, ये उनसे बात क्यों नहीं, उनके नैरेटिव को क्यों नहीं उनका झूठ खोलते पब्लिक में, क्यों नहीं उनको पॉलिटिकली काउंटर करते, क्यों इन्होंने उनको खोला दिया, उनके खिलाफ बंदे नहीं खड़े किए वहां पे, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ, चाहता है दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।